हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड लेक्चर है। आज हम लोग लेकर आए हुए हैं। देखिए, बहुत रिलैक्स है, हम इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह सीखेंगे, इसके एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्जाम में आपसे ना बने। इसलिए सबसे पहला जो मेरा हमेशा से मूल मंत्र रहा है, रिलैक्स हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए, चिल मार के बैठिए, ठीक है, और अच्छी तरह से पूरे टॉपिक को सीखिए, ठीक है। बिल्कुल भी कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई दौड़ भाग नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं। प्यारे बच्चे लोग, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के सेकेंड लेक्चर में आज हमें करना है हाइब्रिडाइजेशन एंड कैपिंग रूल। लेकिन पिछले क्लास में हम लोगों ने जो इसका फर्स्ट लेक्चर था उसको भी जरूर देख लिए होंगे आप लोग। उसमें हम लोगों ने क्या किया है फर्स्ट वाले लेक्चर में कि फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने जो है ओवरलैपिंग तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑक्टेट थ्योरी के बारे में बताया, सिजविक थ्योरी आई, उसके बाद सुगैन की थ्योरी आई और ओवरलैपिंग को हम लोग उसमें कर रहे थे। और ओवरलैपिंग से जुड़े हुए बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने करवाए। देखिए, मैंने आपको हमेशा से बोला कि केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जो इतना ज़्यादा आपके दिमाग पे छपा हुआ, इसको लेके इतनी भ्रांतियाँ बैठी हुई है आपके दिमाग पे कि आपके लिए नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना, नई चीज़ों को ग्रैब कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप आज तक जितनी भी केमिस्ट्री सीखते आए हो उसमें इस टॉपिक का बहुत बड़ा रोल प्ले रहा है हमेशा। इसलिए ये टॉपिक के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल पत्थर की लकीर बन के बैठे हुए हैं। इसलिए कुछ भी नया सीखने की जब बात आती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन टेंशन ना लीजिए, मैं हूँ ना, मेरी जिम्मेदारी है आपको नई चीज़ों से आपको अवगत करवाना, नई चीज़ों से आपको वेल नोन करवाना। चलिए पहले बच्चे लोग तो शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने भी ओवरलैपिंग के कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में आपको जो सिखाया था, मैंने आपको ये भी सिखाया था, जो मैक्सिमम कोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, उस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। देखिए, ये रहा SO2, देखिए ये रहा SO2 और एक लोन पेयर है। आपको पता है कि SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको याद होगा SO2 का, ये S था, ये आपको P में 4 थे, लेकिन आपको याद है कि आपने क्या करवा दिया था, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ पहुँचा दिया था, जिसके कारण ये 4 बॉन्ड बनाने में एबल है। तो आपके पास 2 ऑक्सीजन है, एक यहाँ से एक यहाँ से बॉन्ड बना, 2 ऑक्सीजन है, एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है। आपको पता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर, और ये तो लोन पेयर है प्यारे बच्चे लोग, ये वाला क्या हो गया है, ये तो आपको लोन पेयर है, ये वाला, ये तो लोन पेयर है। अच्छा देखिए, आपको पता है कि एक सिग्मा बनेगा दूसरा पाई बनेगा, एक सिग्मा बनेगा दूसरा पाई बनेगा। इसका मतलब आपके पास सिग्मा पाई का अगर कॉन्सेप्ट है तो आपके पास कितनी क्या है नहीं है, तो आप बोलोगे सर सिग्मा में हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, एक पाई जो है सर ऑक्सीजन तो हमेशा क्या करेगा, ऑक्सीजन तो पी पाई से बॉन्ड बनाएगा, और कौन सा पी पाई, 2p पाई से, ऑक्सीजन तो हमेशा 2p पाई से बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ जो आपको कौन है, सल्फर है, एक हो गया 3p पाई और एक कौन हो गया आपको 3d पाई। तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बन रहा है 2p पाई और 3p पाई से, और दूसरा कौन सा बॉन्ड बन रहा है आपको 2p पाई और 3d पाई से। इस बार आप बोलोगे सर आपने इस बारे में बता दिया था, मैंने बोला बिल्कुल बता दिया था, ज़बरदस्त क्वेश्चन भी करवाया था जो कि आपके CSIR में आया हुआ है। तो प्यारे बच्चे लोग, यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2p पाई 3d पाई है, और 2p पाई 3d पाई, इन दोनों में से कौन सा जो होगा ज़्यादा बेटर स्ट्रांग होगा या कौन स्टेबल होगा। तो आप बोलोगे सर आप हमें पढ़ा चुके हैं सर, 2p पाई 3d पाई जो होगा सर वो ज़्यादा स्टेबल होगा विद कंपेयर टू 2p पाई 3p पाई से। अगर मैंने लॉजिक पूछा तो आप लॉजिक भी बता सकते हो, बोलोगे सर देखो ये है सर आपका 3d पाई, और सर 2p पाई छोटा साइज का होगा इसलिए इसके साथ आराम से फिट बैठ जाएगा। लेकिन 2p पाई 3p पाई की अगर ओवरलैपिंग की बात करेंगे सर, तो ये हो गया, मान लेगा ये 2p पाई हो गया तो 3p पाई ऐसा होगा, और इसके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। इसलिए आपको कौन सा ये हो गया, तो 2p पाई 3p पाई से ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, 2p पाई 3d पाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब बात करते हैं SO3 की। अब आप बोलोगे सर अगर बात करते हैं सर हम SO3 की, तो SO3 में अब चीज़ें बदल गई सर। अच्छा कैसे बदल गई, तो सर देखो ये अपने थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जा चुका, मतलब S वाला जो था वो भी एक्साइटेड स्टेट में जा चुका। मतलब बहुत बढ़िया, आप इतनी बातें समझ गए, मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये बात। देखो प्यारे बच्चे लोग, ये यहाँ आ गया आपके पास, ठीक है। आपके पास 6 बॉन्ड बनने की तैयारी हो गई, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब चलो आपके पास ऑक्सीजन भी आ गए, एक ऑक्सीजन आपके पास इन दोनों के बीच आया, एक ऑक्सीजन इन दोनों के लिए आया, और एक ऑक्सीजन इन दोनों के लिए आया। जरा गौर से देखो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो गया कि एक जो हो गया, देखो एक ऑक्सीजन इन दोनों के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। गौर से देखो, एक ऑक्सीजन इन दोनों के साथ बॉन्ड बना रहा है,
और एक ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इन दोनों के साथ बॉन्ड बना रहा है ना। तो गौर से देखो ये जो है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान देना कि एक जो ऑक्सीजन है, गौर से देखो यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन कैसा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जो 2p पाई है वो किससे बॉन्ड बना रहा है, 3p पाई से। यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीजन का 2p पाई ही है लेकिन किससे बॉन्ड बना रहा है, 3p पाई से। और यहाँ जो ऑक्सीजन का कौन है, 2p पाई, वो किससे बॉन्ड बना रहा है, 3d पाई से। ठीक है, चलो अब अगर ऐसा है तो आप बोलोगे कि सर इसमें जो है सर ये तो 2p पाई 3p पाई, 2p पाई 3p पाई और 2p पाई 3d पाई, सर ये 3 तरह के बॉन्डिंग है सर। तो इसमें अगर मैंने आपसे स्ट्रेंथ मान लो, इस वाले बॉन्ड को मैं 1 मान लेता हूँ, ये 1 हो गया। इस बॉन्ड को मैं 2 मान लेता हूँ, ये 2 हो गया। और इस वाले बॉन्ड को मैं 3 मान लेता हूँ, ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, 3 हो गया। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इस 1 2 3 का ऑर्डर बताओ स्टेबिलिटी का। ठीक है, आप इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए। तो आप बोलोगे सर कि मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, नंबर 1 ऑप्शन ये है कि 1 = 2 greater than 3। सेकेंड ऑप्शन है 1 = 2 less than 3। थर्ड ऑप्शन है 1 = 2 = 3। और फोर्थ ऑप्शन है 1 greater than 2 greater than 3। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, सोच के बताइए। ठीक है, टाइम ले लीजिए थोड़ा सा अपना, 2-4 एक वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके इस क्वेश्चन को सोचिए और आंसर बताइए सर कि इसका आंसर, सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, जल्दी कीजिए, कर लिया होगा आपने, आई होप। इसका आंसर पता नहीं आप लोगों ने क्या दिया होगा, मुझे नहीं पता। कुछ लोगों ने जो है ये लिखा होगा, देखो 1 2 = 3 से ज़्यादा। भाई साहब पहले बात तो ये 2p पाई 3d पाई है, 3 तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए उस हिसाब से, तो पहली वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरा वाला आपको सही लग रहा है, तीसरा वाला तो आपको गलत लग रहा है, चौथे में तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन असल में तीसरा ही सही है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन, फर्स्ट सेकंड फोर्थ तीनों गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ हो रहा है रेजोनेंस, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस होने के कारण क्या होगा कि ये तीनों बॉन्ड के जो लेवल है, तीनों बॉन्ड की जो कैटेगरी है वो एक ही है। यहाँ तीनों बॉन्ड अलग अलग टाइप के नहीं है, और चूंकि तीनों बॉन्ड अलग अलग टाइप के नहीं है इसलिए इनकी स्ट्रेंथ भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पर 1 2 3 तीनों ही बॉन्ड क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, चलिए देखिए ये चीज़ में क्या बोला, आप केमिकल बॉन्डिंग मेन ग्रुप एलिमेंट की ये खराबी है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप बहुत नहीं लगाएंगे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वही एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ लगाने जाएंगे, अब कोई बोलेगा यहाँ एक्सेप्शन आ जाता है, कोई कुछ। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसे आता है, ये आपने देख लिया। ठीक है, चलिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत आपके लिए लेकर आया है कोर्सेज फॉर ऑल पीजीटी एंड यूपीएचईएससी एरोडिजन नंबर 51 के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, इन 2 बैचेज में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का कोर्स करवाया जाएगा। यूपी पीजीटी के लिए जो बैच है उस बैच की फ़ी 2500 रुपीज़ है। ठीक है, जबकि जो बैच आपको यूपीएचईएससी एरोडिजन नंबर 51 के लिए है इसकी जो फीस है वो आपको टोटल 3100 रुपीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको कंप्लीट असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाएं। डियर स्टूडेंट, ये एक डेडिकेटेड कोर्स है जहां पर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री आपको दी जाएगी और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाएगा ताकि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें और गवर्नमेंट जॉब ले सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारे केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, या आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला हुआ है, उस लिंक से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। केमिस्ट्री बाय सिद्धांत ऐप को डाउनलोड करें, लॉगिन करें और लॉगिन करके आप इसके स्टोर सेक्शन में जाकर, आप इसके स्टोर सेक्शन में जाइए और स्टोर सेक्शन में जाकर या कोर्स सेक्शन में जाकर आप इन दोनों बैचेज को आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये यूपी पीजीटी या राजस्थान पीजीटी के लिए और ये यूपीएचईएससी एरोडिजन नंबर 51 के लिए। इसमें केमिकल बॉन्डिंग मेन ग्रुप एलिमेंट में जब भी क्रिएटिविटी की जाती है तो चीज़ें फंसा दी जाती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है व्हाट आर द अदर वर्ड्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि हम लोग ओवरलैपिंग खत्म कर चुके हैं, हम लोग अब हाइब्रिडाइजेशन की तरफ एंट्री कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के कई नाम होते हैं। व्हाट आर अदर वर्ड्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के और भी कई नाम है। हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस, इंटरब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजिंग, ठीक है, क्रॉसेज, कंजुगेशन, कपलिंग। तो इतने सारे नाम है हाइब्रिडाइजेशन के अकेले, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन के नाम है। ठीक है, क्या क्या नाम है, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस, इंटरब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजिंग, क्रॉसेज, कंजुगेशन, कपलिंग, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन के ही नाम हैं। ये बस, ये कोई नहीं है, बस आपके चुन्नू मुन्नू फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये 2 पक्षी। चलो देखो नेक्स्ट जो है
हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप बोले सर हाइब्रिडाइजेशन हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है। आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में यही सब पढ़ रखा है कि एक ऑर्बिटल होता है, वो इस तरह से एटम से क्या होता है ओवरलैप करता है, और ओवरलैप करने के बाद वो नया मॉलिक्यूल बनाता है। आपने यही सब पढ़ रखा है, ठीक है। देखिए ना, एक मान लीजिए sp3 ऑर्बिटल है, आपने पढ़ रखा होगा बचपन से, चारों साइड से हाइड्रोजन है, वो चारों साइड से हाइड्रोजन आए और जुड़ के एक CH4 मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। ऐसे CH4 मॉलिक्यूल के शेप के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है ना। और ये चीज़ तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये वाली चीज़ है ना, ये तो आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि सर लीनियर है sp, ट्रायगोनल है प्लेनर sp2, टेट्राहेड्रल sp3, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल sp3d, ऑक्टाहेड्रल sp3d2। तो ये चीज़ें आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों के पे हम दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम इन चीज़ों को देख चुके हैं, ये आपका बेसिक है। हम लोग यहाँ से ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ से ऊपर चल रहे हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग अब यहाँ से ऊपर चलते हैं कि यहाँ से आगे देखिए कि आगे यहाँ से क्या क्या कहानियाँ बनती है। देखिए भाई साहब, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सबसे पहले जान जी हाइब्रिडाइजेशन है क्या। आप लोग सर ये चीज़ें बचपन में पढ़ी हुई है, आप टाइम ना बर्बाद करो, टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, देखो हाइब्रिडाइजेशन एक अलग चीज़ है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक अलग चीज़ है, ठीक है। देखो दोनों में कोलैप्स कर जाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन में ये माना जाता है कि कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाते हैं और मिलने के बाद वो एक नए टाइप के ऑर्बिटल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये देखो, एक आपके पास एक s ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक और s ऑर्बिटल है, लेकिन ये दोनों मिलके हाइब्रिडाइज नहीं हो सकते, ये ओवरलैप हो जाएंगे। देखो ये क्या होंगे, ओवरलैप हो गए। लेकिन वही अगर ये s है और ये p है, ठीक है, एक s है और एक p है, इसको आप दिखाएंगे ऐसे, देखो इसको आप ऐसे दिखाएंगे, बोलेंगे देखो भाई s है और p है, ये दो ऑर्बिटल यहाँ हैं और ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, और इंटरमिक्स होने के बाद ये दो अलग अलग ऑर्बिटल में टूट जाएंगे। कैसे टूटेंगे, समझो बात को। देखो ये दो ऑर्बिटल अलग अलग थे, लेकिन जब ये आपस में मिक्स हुए, इंटरमिक्स हुए, इंटरमिक्स का मतलब इस तरह से मिक्स होना कि आप उसमें बाद में बता ना सकें। अब देखो इन s और p से मिलकर ये दो ऑर्बिटल बने। अब आप बोलोगे कि सर ये दो ऑर्बिटल तो ठीक है, लेकिन सर पता कैसे चलेगा कि सर इससे कौन सा बना, इससे कौन सा बना। मतलब यही तो इंटरमिक्सिंग है, क्या आप पता नहीं लगा सकते कि किससे कौन सा बन रहा है। तो इसको आप ऐसे लिखिए, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखो सर एक ऑर्बिटल है, ये वाला जो है सर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, और ये वाला जो होता है ये सिंगल लोब, इसको स्मॉल लोब कहा जाता है। स्मॉल लोब नहीं, इट्स लोब, LOBE लोब, ये स्मॉल लोब है। और एक ऑर्बिटल ऐसा है, दूसरा ऑर्बिटल ऐसा है। देखो सर, ये देखो सर, इसमें दो ऑर्बिटल मिलकर बन गए, ये s और p मिलकर ये जो बन गया, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया sp। इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया sp। तो सर ये देखो sp का ये क्या हो गया आपको, ये sp का शेप हो गया आपका। अब भाई आप बोलोगे ठीक है सर ये चीज़ तो पढ़ ही रखा है सर हमने, s प्लस px है तो sp s प्लस px प्लस py है। अब py ले लो चाहे pz को एक ले लो, तो सर ये sp2 हो जाएगा सर, और s प्लस px है प्लस py है और प्लस pz है, इसको मिला दो तो सर ये sp3 हो जाएगा सर। और भी आगे बातें होती है, sp3d है, sp3d2 है, sp3d3 है, sp3d4 है, sp3d4 आपको sp4d4 है, sd5 है। प्यारे बच्चे लोग, हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन उसमें s का होना जो होता है वो जरूरी होता है। एक पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, ठीक है, एक पेड़ कितना भी ऊपर चला जाए, लेकिन बेसिकली रहता तो वो जमीन पे ही है ना, वो जमीन से तो जमीन को तो नहीं छोड़ सकता। तो हाइब्रिडाइजेशन कोई भी हो, लेकिन s का होना उसमें इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं कि p हो सकता है कि p ना भी हो, p ना भी हो चलेगा, लेकिन s का होना जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। समझिए बात को। देखिए ये रहा आपको s ऑर्बिटल, ठीक है, ये कौन है आपको, ये s ऑर्बिटल है। ये आपको लिया हमने px ऑर्बिटल, तो क्या बना, sp बन गया। अब बोलोगे सर ये पता है सर, ये बात बिल्कुल लीनियर है सर। ये रहा, एक बार देख लो, ठीक है, ये रहा px, ये रहा py, तो सर ये जो बनेगा सर ये ऐसा बनेगा सर,
sp2, ये बना sp2। और सर ये रहा s, ये रहा px, ये रहा py और ये रहा pz। सर इससे ऐसे बनेगा, देखो। आप बोलोगे सर ठीक है, आपने बताया यहाँ पर, ठीक है, आपने बताया यहाँ पर sp बताया, sp2 बताया, sp3 बताया। सर ये चीज़ तो बचपन से जानते हैं, इसमें नया क्या है सर? कुछ नया बताओ तो जाने ना। हम बोले हाँ बिल्कुल नया बता रहे, परेशान ना हो, ठीक है। देखिए आप अगर यहाँ गौर से देखेंगे तो आपको एक बात नोटिस करोगे आप कि जो sp है ये ऑर्बिटल, ये देखो कुछ ज़्यादा ही गोल मटोल है, देखो ये थोड़ा ज़्यादा गोल मटोल है। ये sp2 है, लेकिन इसके कंपेयर में ये क्या हो गया, ये थिन आ गया थोड़ा, ये थोड़ा पतला हो गया। गौर से देखो ये पतला हो गया। और जब sp3 आया तो ये उससे भी पतला हो गया, देखो ये और पतला हो गया, देखो ये फिर भी मोटा है, इसके कंपेयर में ये और क्या हो गया, पतला हो गया। आप इसको ऐसे बनाना, देखो आप इसको क्या करना कि ऐसे बना लेना, देखो आप इसको ऐसे दिखा देना कि सर देखो ये रहा sp, ठीक है, ये रहा सर sp2 और ये रहा सर sp3। ये देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर sp ऐसा है, sp2 ऐसा है, sp3 ऐसा है। देखो होता क्या है कि sp में जो s का परसेंटेज है वो क्या है, 50% है, और p भी कितना है, 50% है। sp2 में s कितना है भाई, तो 33.3% है, जबकि p है वो कितना हो गया आपको, 66.6% है। जबकि sp3 में s कितना है आपको, 25% है, और p कितना है आपको, 75% है। देखो तो ये s की कमी से क्या होता है कि s ऑर्बिटल के कारण जो होता है, अगर s ऑर्बिटल कम है तो उसका जो हो गया, क्या हो गया, इसका जो शेप होता है ये क्या होता है, पतला होता जाता है। इसमें s जो हो गया, आपको पता है कि s का शेप कैसा होता है, s स्फेरिकल होता है। इसमें स्फेरिकल शेप 50%, इसलिए देखिए ये स्ट्रक्चर भी ज़्यादा स्फेरिकल है। इसमें स्फेरिकल जो हो गया वो 33.3% हो गया, देखो स्फेरिकल शेप घट गया। इसमें स्फेरिकल शेप और कम हो गया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्फेरिकल शेप है वो क्या हो गया, और भी ज़्यादा कम हो गया। देखिए जैसे जैसे स्फेरिकल s का परसेंटेज घटता जाता है तो इसमें स्फेरिकल बिहेवियर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। दूसरी बात, सॉरी घटता जाता है। दूसरी बात कि s जो होता है, s का अगर बॉन्ड एंगल चेक किया जाए, अगर s का एंगल चेक किया जाए तो भाई साहब s का तो कोई, जैसे इसमें क्या हो गया 180 है, लेकिन यहाँ तो 360 है, ये तो राउंड है, 360 है, तो इसका मतलब इसमें एंगल ज़्यादा है, इसमें एंगल कम है। अगर s का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो एंगल भी ज़्यादा होगा। तो गौर से देखो यहाँ 180 का एंगल है, देखो s का परसेंटेज घट गया, यहाँ एंगल घट के क्या हो गया, 120 हो गया। देखो एंगल और घट गया, s परसेंटेज और घट गया, ये घट के कितना हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे s का परसेंटेज घटता जाएगा, s का अमाउंट घटता जाएगा, इस जो शेप है इसके, ये शेप क्या हो जाएगा, थिन होता जाएगा, और बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या होता जाएगा, वो आपको घटता जाएगा। अब सोचो ना, जैसे आपने ये लिया, आप sp3 पे आ गए, अब sp3d पे आ जाओगे और छोटा और पतला हो जाएगा और एंगल कम हो जाएगा, sp3d2 पे चले जाओगे और एंगल घट जाएगा। तो एंगल जो होते हैं वो घटते जाते हैं, ठीक है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, ठीक है, रिलैक्स हो जाइए। आपसे मेरा एक सवाल है, सवाल मेरा ये है आपसे कि इसमें से कौन हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो नहीं करता, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, ठीक है। आप सोच के बताइए इन सब में से कौन सा जो है हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स को फॉलो नहीं करता, सोच के बताइए। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतना नहीं दिया था, 4 ही दिया था, उसमें पूछा था कि कौन हाइब्रिडाइजेशन के रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। आप बोलोगे सर हाइब्रिडाइजेशन तो वैसे ही हाइपोथेसिस है सर, उसमें रूल फॉलो ना करने से क्या है। मैंने बोला फिर भी सोचो आप, ठीक है, वीडियो पॉज करो और पॉज करके सोचो। सोच लिया, चलिए देखिए भाई साहब, बॉन्ड एंगल की बात होती है। अच्छा sp का बॉन्ड एंगल कितना है, 180, सही है। sp2 का बॉन्ड एंगल कितना है, 120, sp3 का कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकेंड। लेकिन sp3d में 2 तरह का बॉन्ड एंगल है। sp3d में क्या हो गया, 2 तरह का बॉन्ड एंगल। कैसे 2 तरह का बॉन्ड एंगल है भाई, तो sp3d क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है ना, इसमें 120 का भी एंगल है और 180 का भी एंगल है। बोलो सोच के बताओ, है कि नहीं। अरे भाई साहब ऐसे ही तो होता है, ट्राइकैप्ड,
ये देखो ऐसे ना 120 120 120 और क्या हो गया 180 या इसको 90 बोल सकते हैं यहाँ से। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें दो तरह के एंगल है, इसलिए sp3d जो होता है ना हाइब्रिडाइजेशन की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता। sp3d2 करता है क्योंकि इसमें सबके बीच का बॉन्ड कितना है 190 ही है, मतलब 90 डिग्री ही है। देखो ना ऑक्टाहेड्रल। लेकिन sp3d3 फिर इस चीज़ को नहीं मानता है क्योंकि sp3d3 कैसा होता है, देखो ट्राई पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है ना, इन सब के बीच एंगल कितना होता है 72 डिग्री और यहाँ एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये दोनों sp3d और sp3d3 आप हमेशा याद रखना कि ये हाइब्रिडाइजेशन के प्रॉपर रूल को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, इनका बॉन्ड एंगल मतलब डिफरेंट हो जाता है, वेरी हो जाता है। जबकि जिस तरह से ये कहा गया, प्यारे बच्चे लोग रिलैक्स होकर समझिए, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सबसे जो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन ही यही है, इट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो प्यारे बच्चे लोग खुद सोचिए, रिलैक्स हो जाइए, आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कोई बॉन्ड एंगल 120 पे है और कोई 90 डिग्री एंगल पे है तो उनकी एनर्जी भला कैसे हो सकती है इक्वल। सोचिए, एनर्जी इक्वल होने के लिए उनके कोई पोजीशन को भी तो इक्वल होना पड़ता है ना। क्या अब मान लो गर्मियों के दिन है और क्लास में आप बैठे हो, एक बार सर ने क्या किया, एक बेंच पे तीन लोगों को बिठाया, तो एक बेंच पे 3 लोगों को बिठाया, तीनों के बीच में गैप अच्छा खासा छोड़ दिया। और दूसरा क्या किया, आगे वाले बेंच में उन्होंने 5 लड़कों को बिठा दिया, उसके बीच में क्या किया, गैप कम छोड़ा। और सर ने कहा कि मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कर रहा हूँ, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर नहीं, ऐसा नहीं, आप एनर्जी इक्वल नहीं दे रहे सर। जब पास है तो गर्मी लग रही है सर, रिपल्सन हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, रिपल्सन लोन पेयर का रिपल्सन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर आपने इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी दी कैसे। इसलिए ये बात ही गलत है, ठीक है। इसलिए ये दोनों जो और हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन के रूल को एग्जैक्टली फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट। डियर स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन को लेके एक बहुत बड़ी चीज़ आपके दिमाग में आती होगी, ठीक है। अगर नहीं आती होगी तो आज आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। और ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है, आपको सुनना चाहिए इस सवाल को। सवाल ये है कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं ये पाई बॉन्ड नहीं बनाते, क्यों? इस सवाल का जवाब दीजिए। सब लोग सोचिए, विचारिए, सोच विचार के इसका एक जवाब दीजिए आप मुझे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनाते। सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए। सोच लिया? ठीक है, देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनाते। देखो ये एक नॉर्मल ऑर्बिटल है, इसके इलेक्ट्रॉन दोनों ही साइड मूव कर रहे हैं और ये क्या करता है, पाई बॉन्ड इस तरह से बना सकता है। देखो ये आप बोलोगे सर बेईमानी मत कीजिए सर, अगर ये नॉर्मल ऑर्बिटल हम भी क्या करेंगे कि sp लेंगे सर 2 को और इस तरह से हम क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे। ये सर sp है, ये भी sp है, ये भी sp है, ये भी sp। देखो सर मैंने आपकी पूरी थ्योरी को बदल दी है। अब मैं बोलता हूँ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बनाएंगे, मैंने बोला अरे लल्लू ऐसा नहीं है। यहाँ कितने ऑर्बिटल हैं सोच के देखो तो, यहाँ आपके पास 2 ऑर्बिटल हैं क्या, और यहाँ कितने ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल है। कि दिखाई नहीं दे रहा आपको क्या? किसने कहा आपको 2 ऑर्बिटल हैं? 4 ऑर्बिटल है यहाँ पर। असल मायने में ऑर्बिटल कैसे होते हैं, ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड का ऑर्बिटल तो ऐसा है, ये है ना। अब आप इसमें बॉन्ड कैसे बनाओगे, सोच के बताओ, कैसे बनाओगे आप इसके बीच बॉन्ड? हम बोलोगे नहीं सर गलत मत कीजिए सर, ये दोनों जुड़ा हुआ। हम बोले भाई साहब जुड़ा हुआ नहीं है। अब तो फिर तो पता चलेगा इन दोनों को जोड़ दो तो आप पूरा का पूरा sp 2 sp ऑर्बिटल बीच एक ही पाई बॉन्ड बना दोगे क्या? 2 sp के बीच तो 2 पाई बॉन्ड बनना चाहिए ना, तो फिर एक ही कैसे बनेगा? देखो तो आप तो एक ही पाई बॉन्ड बनाए हो। दैट मीन पहली बात ये है बच्चे लोग कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए कि आपके पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? रीजन ये है इसका, ठीक है, कि आप क्या करते हैं, एक साइड इसका बड़ा हो चुका है, एक साइड इसका छोटा हो चुका है, तो इसके बीच में क्या होता है, ओवरलैपिंग होगा ही नहीं प्रॉपर, ठीक है। हाँ सामने सामने जुड़ जाएंगे, ये सामने सामने जुड़ के कुछ और बना देंगे, लेकिन ये इस तरह से ये नहीं जुड़ सकते हैं। समझो बात को कि ये इस तरह से क्या हो सकता है, इस तरह से नहीं जुड़ सकता है। आप खुद ही दिखाई दे रहा है कोई कि क्यों नहीं जुड़ सकता है। दूसरी बात कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट हो जाता है तो उसी साइड की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जबकि बॉन्ड बनाने के लिए, पाई बॉन्ड बनाने के लिए लेटरल ओवरलैपिंग बहुत वीकर सेक्शन का बॉन्ड होता है, तो इसके लिए दोनों साइड से बॉन्ड बनता है, तभी जाके वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर लाई करता है। ये तो एक ही साइड बॉन्ड बनेगा, ये तो सिग्मा बन जाएगा। ऐसे जो ऐसे बना है, अगर ये ऐसे बना तो ये घूम के अगर ऐसे ही बना ले तो आपको कोई आपत्ति? हाँ, अगर ये सिग्मा ही बना ले तो आपको कोई आपत्ति है क्या? नहीं ना। तो चलिए, तो पहली बात आपको ये क्लियर हो गई आपके दिमाग में कि पाई बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज क्यों नहीं होता है, और पाई बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ही क्यों यूज होते हैं। पहला सवाल तो आपका दिमाग में क्लियर हो गया, पहली बात क्लियर। दूसरे सवाल पे आइए।
दूसरा सवाल ये है प्यारे बच्चे लोग कि क्या हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड को काउंट करके देखा जा सकता है? अगर मान लो कि जैसे NH3 है, CH4 है, H2O है, तो इन सब में दो सिग्मा है, 2 लोन पेयर है, किसी में 3 सिग्मा एक लोन पेयर है, किसी में एक भी चारों सिग्मा है, एक भी लोन पेयर नहीं है ना। जैसे CH4 में क्या हो गया, CH4 में 4 सिग्मा है, आप बोलो सर sp3। NH3 में 1 सिग्मा मतलब 3 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, तो आप बोलोगे सर 3 1 4 sp3। आप बोलोगे सर H2O में सर 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, सर 2 2 4, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बात को आपको समझना है कि हाइड्रोजन वाटर को sp3 वो बच्चे लोग बोलते हैं जो जूनियर क्लास के 11 12 के, लेकिन आप लोग नहीं बोलोगे। देखो आपका जो सारा खेल है परसेंटेज ऑफ S ये डिपेंड करता है एनर्जी पर, इन्वर्सली टू एनर्जी। और आप सोच के बताओ कि न्यूक्लियस के नज़दीक होता है S और न्यूक्लियस से दूर होता है P। सोच के बताओ तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? सोचो, ऑब्वियस सी बात है, S ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी, P ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि S न्यूक्लियस के पास होता है, P क्या होता है? न्यूक्लियस से दूर होता है। ठीक है, P की शील्डिंग प्रॉपर्टी मतलब ये शील्डिंग नेचर ज़्यादा होता है ये, ठीक है, पेनिट्रेशन इसमें ज़्यादा होता है, ये दूर होता है ये। खैर, हमें उस बात से मतलब नहीं है। एक बात आपने और भी तो सीख लिया ना कि परसेंटेज ऑफ S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। क्या कि अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, ध्यान दो, अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर भी क्या होगा? आपको ज़्यादा ही होगा। तो चलो दो बात को तो सीख ही लीजिए कि जो परसेंटेज S है वो एनर्जी के इन्वर्सली होता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, S ज़्यादा होगा तो P कम होगा, P ज़्यादा होगा तो S कम होगा, वो तो सीधी सी बात है। और परसेंटेज S जो हो गया बॉन्ड एंगल के क्या होता है? डायरेक्टली होता है। जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा परसेंटेज ऑफ S क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। चलो ये बात तो आप क्लियर है। तो बच्चे लोग इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जैसे आप CH4 बनाते हो, देखो अगर हमने क्या किया, CH4 का स्ट्रक्चर बनाया, देखो ये रहा हमारा CH4 के शेप के लिए नोबेल मिल चुका है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा NH3, आगे जाके ये चीज़ वेस्पर थ्योरी में क्लियर होती है कि भाई लोन पेयर का क्या होता है? रिपल्सन होता है। लेकिन आपको पढ़ाने की जरूरत क्या, आपको तो पहले से पता है। चलो आपको पता है कि इसमें बॉन्ड एंगल कितना है भाई? 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकेंड, ये है ना। इससे बॉन्ड एंगल कितना है भाई? यहाँ पर 107 डिग्री। इससे बॉन्ड एंगल कितना है भाई? यहाँ पर 104.5 डिग्री। क्यों? एक भी लोन पेयर नहीं है, एक लोन पेयर का रिपल्सन है या 2 लोन पेयर का रिपल्सन है। तो अगर ऐसा होगा तो बॉन्ड एंगल घट रहा है, अगर बॉन्ड एंगल घट रहा है तो परसेंटेज ऑफ S भी घट रहा है। ध्यान दो, रिलैक्स, एकदम शांत हो जाओ। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला कि परसेंटेज ऑफ S इज इन्वर्सली टू एनर्जी, और यानी एनर्जी जो होगा डायरेक्टली टू P ऑर्बिटल होता है। और दूसरी बात कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ S जो है बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ देखो, यहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा था, इसका मतलब S भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3, यानी 25% S। ठीक है, यहाँ देखो इस वाले में S का परसेंटेज घट गया, अब इसका हो जाएगा sp3.5। अब देखो S का परसेंटेज, चूंकि P बढ़ेगा तो S ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। देखो P बढ़ गया, S क्या हो गया? घट गया। इसमें बॉन्ड एंगल और घट गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp4, यानी कि अब जो S हो गया वो 20% हो गया और 80% क्या हो गया? P हो गया। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल घटता जाएगा S का परसेंटेज क्या हो जाएगा? उतना ज़्यादा घटता जाएगा। ठीक है, प्यारे बच्चे लोग इस बात को हमेशा समझिए कि ये 11 12 का टॉपिक नहीं है कि हम यहाँ पर आपको sp2 sp3 बता दिए तो काम खत्म हो गया। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमें क्या है यहाँ पर हमें पढ़नी है। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई कि हाइब्रिडाइजेशन कोई फिक्स जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आप लोग भी जो पढ़ते आ रहे थे sp3 sp3 d2 sp3 d3 sp3 d4, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ के बदलने वाली और देखो बदलना शुरू भी हो गया। sp3 sp3.5 sp4, और उसके रीजन क्या है? आप किसी को रीजन दे सकते हो कि भाई बॉन्ड एंगल जो होगा बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंज होती है। अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो S कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, तो P कैरेक्टर ऑटोमेटिकली कम होगा। बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा, S घटता जाएगा, P बढ़ता जाएगा। बॉन्ड एंगल घटता जाएगा, S घटता जाएगा, P क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात भी समझ में आ गई कि भाई हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो बॉन्ड एंगल पे क्या होता है? डिपेंड करता है। नोट कीजिए इसको। ओके, नोट कर लिया आपने। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, देखो भाई यहाँ तक तुम समझ गए। अब बोलोगे सर इसमें कुछ और बात बताइए, हम बिल्कुल बता रहे हैं। SP है, आपने दुनिया भर के एग्जाम्पल देख रहे कि मैं नहीं बताऊंगा। SP2 है, दुनिया भर के एग्जाम्पल देख रहे कि मैं नहीं बता रहा। SP3 है, दुनिया भर के एग्जाम्पल देख रहे मैं नहीं बताऊँगा। सर आप बताओगे क्या? फिर मैं बताऊँगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ। SD3
या D3S के बारे में। आप बोलोगे सर ये क्या हो गया? देखो भाई मैंने पहले ही बोल दिया था, हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए S जरूरी है, P जरूरी नहीं है। P होता है कि हो, P होता है कि ना हो, ठीक है। तो P इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कभी कभी क्या होता है, शिफ्ट करके D पे चला जाता है, P को पीट कर जाता है। SD3 D3S में क्या होगा, जैसे कि हम बात करते हैं एग्जाम्पल KMnO4 का, ठीक है। KMnO4 +7 होता है। अगर मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज 4s2 3d5 होता है, याद है आपको, ये रहा 4s, ये रहा 3d5, यानी कि 3d5 यहाँ है, आपको गौर से देखो 1 2 3 4 5 और ये 4s, ठीक है। और चूंकि +7 तो सारा इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, ठीक है भाई साहब। मैंगनीज में S2D7 D5 था, आपने 7+ लाया तो क्या हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन चले गए। अब यहाँ पर बॉन्ड किस तरह बनेगा, गौर से देखो, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का यहाँ बनेगा, देखो एक बॉन्ड ऑक्सीजन को यहाँ बनेगा, ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है यहाँ पर, ठीक है ना, इसके साथ पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, डी के साथ यहाँ पर जो है पाई नहीं बना रहा है यहाँ पर, ये सिर्फ सिग्मा इस तरह बना रहा है, गौर से देखो, समझो बात को, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से इन्होंने बनाया, गौर से देखिए, ये इस तरह से इन्होंने बनाया, और फिर ये क्या करते हैं, बाकी ऑर्बिटल के साथ ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वहाँ से पाई बना लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह क्या करते हैं, इस तरह से अपना ये पाई बना लेते हैं और ये घूमते रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पाई बना के वो रेजोनेंस करते रहते हैं, एक बनाता है दूसरा उठता है, एक बनाता है दूसरा उठता है। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर गौर से देखिए, तो ये S और D का 3 ऑर्बिटल SD3, ठीक है, इसमें 3 ही पाई बॉन्ड बनाते हैं, एक जो होता है वो पोटेशियम के साथ रह जाता है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, D3S, देखो D और S, तो D3S, उसी तरह से कोई SD3 भी हो जाएगा। जैसे आप देखो KMnO4 देखा, K2Cr2O7 देखा, ठीक है, K2Cr4 है, CrO2Cl2 है। तो इस टाइप की एग्जांपल है वो क्या हो गया, D3S या SD3 वाले एग्जांपल में आते हैं, क्योंकि इसका D और S जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। P की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि 4S 3D तभी तो 4P, 3D बढ़ेगा तभी तो 4P आएगा, तो P की तो बात ही नहीं आती है, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ ऐसा करने के लिए कुछ नया कुछ नहीं है, ठीक है। बस आप याद रखिए कि जो आप लोग आज तक हमेशा सोचते थे KMnO4 K2Cr2 जिसको देख के आपके पसीने छूटा करते थे, वो sp3 नहीं था, बल्कि वो क्या था, D3S या SD3 था, ठीक है। 4 तो हो गया हमारा। अब हम 5 पे आते हैं। देखो 5 में क्या है भाई, 5 में हो गया आपको देखो sp3d है, ठीक है। 5 में क्या हो गया, sp3d है, ठीक है। और अच्छा एक रुकिए, 4 में एक और है भी, ठीक है। 4 में भी और एक है, क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक और है हमारे पास। क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, हमने 4 में हाइब्रिडाइजेशन में sp3 देखा, ठीक है। देखो एक तो हमने sp3 देखा, दूसरा हमने क्या देखा, SD3 या D3S देख लिया हमने। चलो एक बार और देख सकते हो आप, sp2d। आप sp2d के एग्जांपल आप देख सकते हो, sp2d के एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आपके पास है कॉपर, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लो NH3 और ये ले लिया आपने Cl, ठीक है। अब गौर से देखो, कॉपर S2D9 है, तो S2D9 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो ये हो गया आपको, ये तो खैर ये तो 3D हो गया। 4s को हम इधर बनाएंगे, 4s को इधर ना बनाएंगे, 4s को हम यहाँ बनाएंगे, ये 3D ये 4s, ठीक है। ये देखो, अगर कॉपर पे आप क्या कर दो, Cl2 लगा दो तो +2 आ जाएगा। जैसे ही +2 आएगा तो ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन साफ हो जाएगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन साफ हो गया तो भाई आपके पास क्या बचा, D में इलेक्ट्रॉन बचा, S में बचा, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास, देखो यहाँ पे आपको P है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या हो गया, यहाँ इस तरह से P है आपके पास। तो आपने क्या किया कि आपको ये इसको उठा के आप यहाँ लेके जा सकते हो, तो क्या हो जाएगा आपके पास DsP2। एक तो ये देखो, एक तो ये हो जाएगा ना DsP2, देखो सोचो, एक तो आपके पास DsP2 हो गया, उसको लिख देते हैं हम sp2d, क्योंकि भाई साहब S होता है, S के बाद P होता है, उसके बाद D लिखा जाता है। आप ये मत सोचना कि sp2d का मतलब DsP2 नहीं होता है, sp2d मतलब DsP2 ही है। लिखने का तरीका है हमारा, क्योंकि हम D को पहले ना लिख के क्या करते हैं, sp2d हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल था, उसमें क्या था भाई हमारा, उसमें कोई ये था कि जो D में इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, D के इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे हम लोग, मतलब आगे बढ़ा देते थे, ठीक है ना। अगर ये मान लो, देखो अगर ये वीक लिगेंड होता, समझो बात को, अगर ये वीक लिगेंड होता तो हम इसको क्या करते, इसको यहाँ निकाल के यहाँ नहीं ले जाते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड था इसलिए इसको निकाल के यहाँ लेके चले गए। तो क्या हो गया हमारे पास, ये S, ये देखो ये आपको ये क्या हो गया DS, और यहाँ क्या हो गया, ये P2 हो गया, ठीक है। ऐसा यहाँ पर हो जाता है।
एक और केस है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इस इलेक्ट्रॉन को उठाते हैं, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को उठा के क्या करते हैं हम लोग कि एक ऐसे सेल में डालते हैं जहाँ से उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो वो उसका मतलब 3 डायमेंशनल ना हो सके, ठीक है। हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे, ये कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है। अभी अगर यहाँ से ये चीज़ें डिस्कस करने लगे तो फिर क्या मतलब बनता है, ठीक है। अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करें अगर हम, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, देखिए ये कोऑर्डिनेशन नहीं है लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन से मिलती जुलती काफ़ी चीज़ें आ जाती है और ये चीज़ें कोऑर्डिनेशन में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, सारा कोऑर्डिनेशन मैंने पढ़ा दिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में आ जाइए, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में अगर आ जाएंगे हम तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में क्या हो जाएगा भाई, एक तो हो जाएगा TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो इस तरह से TBP आ गया है कि नहीं, इस तरह से आपको क्या हो गया, आपको TBP आ गया। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में आपको TBP के अलावा जो हो गया और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको क्या हो गया कि जैसे ये तो कौन हो गया आपको, जनरली ये sp3d हो गए, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपको sp3d हो गए। इसके अलावा आपको स्क्वायर पिरामिडल भी तो होता है। देखो आपके पास क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल भी है। आपके पास सिर्फ TBP का ये नहीं है, sp3d में आपके पास एक क्या आ गया आपको, एक आपको आ गया स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, एक आपको क्या हो गया, एक आपको स्क्वायर पिरामिडल भी आपको आ गया। अब समझेंगे बात हो कि TBP किस में आएगा और स्क्वायर पिरामिडल किस में आएगा। प्यारे बच्चे लोग, इस TBP आता है ऊपर वाले एटम्स में, जो ऊपर वाले होते हैं ना, जो पीरियोडिक टेबल में ऊपर होते हैं उसमें TBP आता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं एटम फ्लैट होते जाते हैं, फ्लैट, और उसके बाद क्या हो जाता है उसमें कैसा कैरेक्टर आ जाता है, तो उसमें आपको इसके ये नेचर आ जाता है स्क्वायर पिरामिडल का। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटम क्या होते जाते हैं, फ्लैट होते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बात करते हैं PCl5 है, ठीक है, PCl5 का कैसा कैरेक्टर होता है भाई, TBP होता है। PCl5 के नीचे आ जाइए, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक AsCl5, इसका भी कैरेक्टर लगभग क्या होता है, TBP होता है। लेकिन उसके नीचे अगर आइएगा एंटीमनी Cl5 SbCl5 है ना, देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया कि इसका जो कैरेक्टर होगा ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। आप हमेशा याद रखेंगे कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे स्क्वायर वाले शेप को अचीव करता जाता है, इस शेप को छोड़ता जाता है, ठीक है, इस शेप को क्या होता है, छोड़ता जाता है। अब आप बोलोगे सर उसका रीजन भी आप बताओ, सर बिना रीजन बताए तो छोड़ेंगे नहीं आपको। देखो होता है क्या है, जब ऊपर वाले एटम होते हैं तो उस एटम के साथ जो बॉन्ड बने होते हैं, देखो जो बॉन्ड बने होते हैं, क्योंकि ऊपर वाले एटम की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींच के रखता है। समझो बात को, क्योंकि जो ऊपर वाले एटम होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो उसने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉन को नज़दीक खींच के रखता है। तो प्यारे बच्चों ने जब नज़दीक खींच के रखेगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा ना, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी तो बढ़ेगा, तो 120। लेकिन जो नीचे वाले एटम होते हैं sp टाइप के, इनकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बिल्कुल मिट्टी में मिली हुई होती है, बहुत कम होती है। तो जब इनकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बहुत कम होती है तो जो इसके साथ जुड़ा होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को दूर दूर रख लेता है, और दूर दूर रखने से जैसे यहाँ रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो रहा था, यहाँ रिपल्सन नहीं होता है। और अगर रिपल्सन नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और फिर नज़दीक आएंगे और इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे। दैट्स वाई, यही रीज़न है बच्चे लोग कि जब टॉप वाले जो एटम होते हैं उसका स्ट्रक्चर हमेशा हायर बॉन्ड एंगल का होता है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं ये स्क्वायर शेप को क्या करता है, अचीव करता जाता है, क्योंकि इनके बॉन्ड एंगल घट सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो रिपल्सन है वो रिपल्सन मिनिमाइज होता जा रहा है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमने क्या किया, इन दोनों को भी हम लोगों ने देख लिया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 को भी लोगों ने देख लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बात करते हैं हम, 6 की बात करते हैं। भाई साहब 6 में तो एक ये है, देखो 6 में तो ये है आपका एक, इसको प्यार से हम लोग क्लोजो भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ये क्लोजो भी है, जो ऑक्टाहेड्रल होता है ना उसी को क्लोजो कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे इस बारे में सीखेंगे। अब इसी में एक और है, ठीक है, एक तो ये था हमारे पास, दूसरा ऐसा होता है एक और, देखो समझ रहे बात को, ये कैसा है, ये दो सरफेस हैं, ठीक है, ये एक प्रिज्म है आपके पास बेसिकली। इसको जो है हम एक और नाम कह सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक,
इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इसको ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ही बोलते हैं। देखो ट्राइगन मतलब ऊपर भी ट्राइगन नीचे भी ट्राइगन बना हुआ है, और ये एक प्रिज्म है तो इसका नाम है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, भी इसका नाम जो है वो होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए एक बार इसको फिर से समझिए। मैंने क्या बोला भाई साहब आपको, देखिए मैंने आपको बोला कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है आपके पास, ठीक है, जो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, या तो ये इस टाइप एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, इसी को क्लोजो भी कहते हैं, और या तो दूसरा कैसा आएगा, दूसरा ऐसा आ जाएगा। देखो तो ये आपको ट्रायगोनल प्रिज्म भी आ गया, आपको ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। ठीक है, तो ये आपको जो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो तरह की चीज़ें आती है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको आ जाती है। अगर आप गौर से देखोगे, गौर से अगर देखोगे तो ये यही है, गौर से देखो ना, गौर से देखना, देखो तो दिख रहा है। आप बोलोगे नहीं सर नहीं दिखा, फ्रेश समझो, ठीक है फ्रेश से देखो, देखो देखो तो दिखा आपको प्रिज्म। अब सबको हटाओ, सबको देखो गौर से देखो तो, एक ऊपर और एक नीचे ट्रायगोनल। अरे भाई सब बीच के बॉन्ड को मत देखो, बीच के बॉन्ड को मत देखो, देखो बीच के बॉन्ड को मत देखो, देखो तो एक प्रिज्म दिख रहा है आपको, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आप सोच के देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा, देखो ना ऐसा ही दिख रहा है ये ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। तो अब यहाँ पर हम लोग इससे भी एक बहुत बड़ी चीज़ सीखने वाले हैं। हम लोगों ने ये तो देखा, अब पहले बच्चे लोग एक बहुत बड़ी चीज़ आपको सीखना है। यहाँ पर देखिए ये जो है स्ट्रक्चर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है क्या, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है क्लोजो। क्या नाम होता है स्ट्रक्चर का नाम, इस स्ट्रक्चर का नाम है क्लोजो। देखिए इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, ये 6 लिगेंड लगे हुए हैं। मान लो बीच में मेटल है, मान लो क्या है बीच में मेटल है, और उसके साइड में 6 लिगेंड है। हमने क्या किया, आप ऐसे मत बनाओ, आप बोलोगे सर ऐसे मत बनाओ, गलत बात है। हमने चलो ठीक है अच्छे से बनाते हैं। देखो ये रहा मेटल, लिगेंड 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 और ये लिगेंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो आपको इसका नाम मैंने क्या बोल दिया, इसका नाम बोल दिया मैंने क्लोजो। अब एक काम करो, इसमें एक लिगेंड जोड़ दो, क्या कर दो, एक लिगेंड जोड़ दो। देखो मेटल लिगेंड 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 लिगेंड। जब आपने इसमें क्या किया, एक लिगेंड जोड़ दिया, तो एक और लिगेंड आप इसमें जोड़ दो इस तरह से। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा मोनो कैप्ड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मोनो कैप्ड। और मोनो कैप्ड के साथ इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये क्लोजो है तो ये तो ऑक्टाहेड्रल था, ध्यान दो ध्यान दो ना, ये मोनो कैप्ड है तो इसके साथ क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल तो है ही ये, तो ये हो जाएगा मोनो कैप्ड ऑक्टाहेड्रल प्रिज्मेटिक। मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल प्रिज्मेटिक। देखो आपको इसके नाम में आपको दिमाग लगाना हो। देखो ये हो गया मोनोकैप्ड, एक एक्स्ट्रा लिगेंड जुड़ गया तो मोनोकैप्ड हो गया, और ये क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल, और ये क्या है प्रिज्म है, तो मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल प्रिज्मेटिक। ठीक है, लेकिन इससे अगर एक लिगेंड घटा दो आप, अगर यहाँ पर अगर यहाँ से क्या करो, एक लिगेंड यहाँ से आप घटा दो, तो ये ऐसा बन जाएगा ML। आप बोलोगे सर ये तो आपको ये बन गया सर, स्क्वायर पिरामिडल बन गया। मतलब ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल बन गया, इसका नाम हो जाएगा मोनो डीकैप्ड ऑक्टाहेड्रल प्रिज्मेटिक। क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया मोनो, जो हो गया आपको यहां पर मोनो डीकैप्ड। समझो बात को, ये इसमें लगाया हमने लिगेंड, इसको बोला कैप्ड, और इसमें से लिगेंड हटाया हमने, इसको क्या बोला हमने, डीकैप्ड बोला। समझो बात को, एक तरफ है कैप्ड। देखो मैं आपको याद करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में।
लेकिन लोगों को याद ही नहीं होता है ये। देखो एक और लिगेंड घटाओ, यहाँ से एक और लिगेंड घटा दो। आप बोलोगे सर तो स्क्वायर प्लेनर हो गया, बिल्कुल वही है, लेकिन नाम इसका वो नहीं होगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनो नहीं, अब इसका नाम हो जाएगा डाई डीकैप्ड ऑक्टाहेड्रल प्रिज्मेटिक। और इसमें एक लिगेंड और जोड़ दो तो ये ऐसा हो जाएगा MLL। देखो अब एक लिगेंड ऊपर जोड़ दो और एक लिगेंड नीचे जोड़ दो। अब मोनो नहीं, अब ये डाई कैप्ड हो जाएगा। देखो डाई कैप्ड OH ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ क्या हो गया, प्रिज्मेटिक। रिलैक्स हो जाओ। देखो आपको इसका नाम है क्लोजो। आप अगर याद करो, ठीक है, तो इसका नाम होता था सुपर क्लोजो, इसका नाम होता था हाइपर क्लोजो। ये है ओनली क्लोजो। इसका नाम होता है क्या, नीडो। इसका नाम क्या होता है, अरैक्नो। क्या नाम होता है, अरैक्नो। आप बोलोगे सर एक और लिगेंड घटाएंगे हम, तो इसका नाम हो जाएगा क्लैडो। क्या नाम हो जाएगा, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। और इसमें एक लिगेंड और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा सुपर क्लोजो। प्यारे बच्चों रिलैक्स हो जाइए, एकदम ध्यान दीजिए। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस ट्रिक को याद कर जाइए। देखिए एक ट्रिक ये है, सुबह हुई चलो निधि अर्चना देखो हाई स्कूल। अब बोलोगे सर क्या मतलब है इसका, देखो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला टर्म क्या है, सुबह। सुबह से क्या हो गया, सुपर क्लोजो। देखो सुबह से क्या हुआ, सुपर क्लोजो। हुई हाइपर क्लोजो, चलो ओनली क्लोजो, निधि निडो, अर्चना अरैक्नो, हाई स्कूल हाइपर, आपको क्या हो गया, हाइपर क्लोजो। देखो एक आदमी है, ठीक है, जिसकी दो बहनें हैं, मान लो निधि और अर्चना। वो सुबह सुबह उसको उठा के बोलते चलो बहन हाई स्कूल चलो, तो वो बोलता है सुबह हुई चलो निधि अर्चना हाई स्कूल। इसको याद कर लो। तो सुबह से क्या हो गया, सुपर क्लोजो, हुई से आपको हाइपर क्लोजो, ठीक है। ये क्या हो गया, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपको, चलो से क्लोजो, निधि से क्या हो गया आपको, ये आपको नीडो, ये क्या हो गया अरैक्नो, और ये क्या हो गया हाइपो। ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपो। ये क्लैडो नहीं, यहाँ पर आपको पहले क्या आएगा, पहले हाइपो आएगा, और हाइपो में एक और लिगेंड घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लैडो आ जाएगा। देखो समझिए बात को, तो आप समझिए कि इस खेल को, देखिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपके पास है क्लोजो। देखो आपके पास क्या है, आपके पास है क्लोजो। घटा दो तो क्या हो गया, हाइपर क्लोजो। बढ़ा दो तो हो गया नीडो। एक और बढ़ा दो तो अरैक्नो। एक और घटा दो तो सुपर क्लोजो, मतलब उधर बढ़ा दो तो एक और कर दो, घटा दो तो बन जाएगा हाइपो, और इधर एक और बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा आपको, सुपर क्लोजो बढ़ जाएगा। तो आपको ये देखो याद रखना, यहाँ से ध्यान दो। देखो सुबह सुपर क्लोजो, हुई हाइपर क्लोजो, चलो क्लोजो, निधि निडो, अर्चना अरैक्नो, हाई स्कूल हाइपो, और उसके बाद क्या हो गया, क्लैडो। इसके पीछे कौन है, एक इसके भी पीछे है सुपर क्लोजो, और एक इसके भी आगे है क्लैडो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मुझे पता है कि आपको याद ये आसानी से नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दो। मैंने क्या बोला, यहाँ देखो इस ट्रिक को पहले 5 बार लिख लो। सुबह हुई चलो निधि अर्चना हाई स्कूल, सुबह हुई चलो निधि अर्चना हाई स्कूल, इसको 10 बार लिख लो, और फिर यहाँ लिखो इसको मजे से। देखो ये MLL इस तरह से, एक बढ़ा दो, फिर एक और बढ़ा दो, फिर एक और बढ़ा दो, और यहाँ क्या करो, एक घटा दो, फिर एक और घटा दो, फिर एक और घटा दो। तो इसका नाम तो क्लोजो है, फिक्स कर लो। अब देखो क्या करोगे आप, यहाँ से लिखोगे सुबह सुपर क्लोजो, हुई हाइपर क्लोजो, क्लोजो चलो, यहाँ क्या लिखोगे निधि, यहाँ क्या लिखोगे अर्चना, यहाँ क्या लिखोगे हाई स्कूल हाइपो। उसके आगे वाला क्या था, क्लैडो, याद रखना, उसके आगे वाला क्या था, क्लैडो, और उसके पीछे वाला यहाँ वाला एक और क्या था, सुपर क्लोजो। तो इस तरह से आपके पास
इन चीज़ों के जवाब आपको मिल गए कि ये वाले टर्म्स को याद कैसे रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा बच्चे लोग कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से हमेशा रिमाइंड कर पाएंगे, हमेशा दिमाग में रख पाएंगे और आपको हमेशा के लिए ये चीज़ें कभी भूलोगे नहीं आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को और आगे ले जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। ठीक है, तो हाइब्रिड देखिए, अब अभी आपने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, ये हाइब्रिडाइजेशन आपने कुछ और पढ़ा था बचपन में, लेकिन यहाँ वाला जो हाइब्रिडाइजेशन था बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन काफ़ी जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हो गए, अलग हो गए। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, फिर वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक वही हैं, लेवल अलग है। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल अलग हैं जो JRF वगैरह में पूछते हैं सीधे सीधे। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो देखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, मिलते हैं, ओके, बाय।